BNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं मारूफ शायर फरत अब्बास शाह। मुलाकात के लिए उनके घर पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपा खैर मकदम किया। फरत अब्बास शाह के साथ गुफ्तगू हुई। MSc साइकोलॉजी, MA फिलॉसफी, MA इंग्लिश लिटरेचर, मार्शल आर्ट, निंजेट्सू, बज़ाहिर तो आप में शायरों वाली कोई भी खूबी नहीं है। ये तो बड़ी डिफरेंट से फील्ड्स हैं। और अभी जो PhD है मेरी, हाँ, वो 6 डिसिप्लिन्स में एक्चुअली, हाँ, यानी उसको इंटरडिसिप्लिनरी PhD कहा जा सकता है, कहते भी हैं। एक्चुअली शायरी जो है ना वो इन सबसे पहले थी। शायद मैंने दूसरे काम पहले किए होते तो शायद शायरी रह जाती है। शायरी तो शुरू हो गई थी बचपन से। वाह। उसके बाद मार्शल आर्ट शुरू हो गया, फिलॉसफी, साइकोलॉजी का मुझे बुनियादी तौर पे शौक था, और साथ में पता चला फिलॉसफी जो है वो भी बहन है इसकी। तो इंटर में भट्टी साहब मैंने जो मेरे मज़ामीन थे वो थे साइकोलॉजी, फिलॉसफी, फिज़िकल एजुकेशन। वाह, तीनों चीज़ें आ गई ना जी। अच्छा, फिर BA में साइकोलॉजी, फिलॉसफी, फिज़िकल एजुकेशन वो तो ख़त्म हो गया। हाँ, वो अमली थी, अमली वो शुरू हो गया। मार्शल आर्ट भी बचपन से था। उसके बाद मास्टर्स भी आ गए, ये साथ लिटरेचर आ गया। और PhD ये बुनियादी तौर पे तो साइकोलॉजी में है मेरी जो है, यानी मेजर जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर है उसका इलाज। लेकिन साथ मेरी अप्रोच ये रही, अच्छा होम्योपैथी से मैं बड़ा मुतासर हुआ। हाँ, इसने मेरे गुर्दे ठीक किए। कोई 36 साल की उम्र में डैमेज हो गया था। मैं डॉक्टर पे गया, उसने कहा जी नहीं जी बस आपकी फ़ाइल खुल गई है। किसी दोस्त ने, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, डॉक्टर साहब ने दवाई बताई। महीने बाद उस गुर्दों की शक्ल ही बदली। उसने ये तो ठीक हो गए, क्या किया है? मैंने कहा जी होम्योपैथी। कहते नहीं नहीं नहीं, वो माना ही नहीं डॉक्टर साहब। वहाँ से मुझे होम्योपैथी का जो है वो शऊर आया। और जो हर्बल है ये तो आप हमारी ज़िंदगियों में शामिल है। मेरे वालिद के मामू हकीम थे, मेरे मामू हकीम थे, तो घर में मेरे माँ बाप जो है वो लोगों को जो बताते थे चीज़ें, वो भी हर्बल भी समझ लें कि वो तो मुताले में भी रहा। और फिर आ गया उसमें अलबत्ता आकोपंक्चर जो है, ये मैंने बाद में जब मेरा इलाज हुआ तो इंटीग्रेटेड अप्रोच, मेडिसन इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ। और जो रूहानियत है वो भी जो है नफ्सियात में, हमारे मुस्लिम नफ्सियात जो है उसमें बहुत सारा पता चला। फिर सूफिया कराम के ज़िंदगियों का मुतालिया, और जैसे तसव्वुफ़ है इसका मुतालिया। अब तो मेरा ख्याल है सिर्फ पामिस्ट्री रह गई है, बाकी तो आपने सारा कुछ पढ़। शुरू में शौक था। अच्छा। कुछ मुतालिया किया। कैरो की पामिस्ट्री एक किताब मिलती थी झंग से, मैंने वो ली। फिर मैं आपको बताऊं ये जो नजूम का इल्म है, सितारों का, अकरब फलां, ये भी मैं पढ़ता रहता हूँ। मुझे लगता है कि ये भी इल्म है, इल्मुल आदाद और इल्मुल नजूम जो है वो तो हमारा तो अकीदा मसलक भी है। आमतौर पर तो हमने देखा है कि जो शायर होते हैं उन्होंने लंबे लंबे बाल रखे होते हैं, कंधे पर शाल रखी होती है, हाथों में अंगूठियां, गले में माला, और बाज का तो हुलिया भी बड़ा दिलचस्प होता है। तो आप तो हुलिये से भी शायर नहीं लगते। और मैं कभी भी नहीं लगा उस तरह का शायर, और मुझे खौफ था कि मैं कहीं शायर लगूँ ना उस तरह का, क्योंकि मुझे लगता था कि हर अहद की एक अपनी, यानी कि उसका डिज़ाइन होता है उसका। मिसाल अगर शायर हैं तो कोई शनाख्त ख़ास तौर पे 400 साल पहले होगी कि शायर है, वो बैठा रहता है, काम नहीं करता, ज़िंदगी में कोई उसकी हलचल नहीं है, ज़िम्मेदार नहीं है, नशों में लगा रहता है, इनएक्टिव है। तो मेरे तो साथ मार्शल आर्ट चल रहे थे। गालिब ने तो सिर्फ एक दीवान लिखा, अल्लामा इकबाल की भी चंद किताबें थी, यही हाल फैज़ और फराज का भी रहा। तो आपने तो 77 किताबें लिख डाली। तो अब इतनी सारी जो किताबें हैं उसमें मियार को बरकरार कैसे रखते हैं? बट सब एक तो बात यह है कि गालिब का फ़ारसी कलाम बहुत सारा है, था भी, खतूत भी लिखे उन्होंने। इकबाल का भी फ़ारसी कलाम, और मेरा ख्याल है मुझे तो उर्दू से ज़्यादा वो उसने हमेशा गिरफ्त में लिया। ये तो कलाम शायरों ने लिखा है ज़्यादा से ज़्यादा। मीर का आप देखें कितना उनका कलाम है। लेकिन वो बात आपकी दुरुस्त है कि मायार को रखना जो है, एक्चुअली मैंने शायरी के साथ कभी झूठ नहीं बोला।
और शुरू में मैं चूँकि एक फितरी शायर हूँ, मैंने कोई बहुत ज़्यादा शायरी सीखी नहीं, ज़बान नहीं सीखी, नेचुरल प्रोसेस के साथ साथ सीखता रहा हूँ, कोई उस्ताद नहीं बनाए। और कोशिश ये की है कि मैं बनावटी शेर ना कहूँ, मैं ज़बरदस्ती के शेर ना कहूँ। तो वो इस वजह से शायद जब कैफियत के ज़ेर असर कोई शेर होता है, तख्लीक पाता है, तो वो फिर मेयारी ही होता है। अगर 10 में से एक तो निकल ले आता है। कौन सी गज़ल या अशआर आपकी पहचान का ज़रिया बने? शाम के बाद, तूने देखा है कभी एक नज़र शाम के बाद, कितने चुपचाप से लगते हैं शजर शाम के बाद, तू है सूरज तुझे मालूम कहाँ रात का दुख, तू किसी रोज़ मेरे घर में उतर शाम के बाद। भट्टी साहब, मैं आपको हैरत की बात बताऊं, ये मेरी 2nd ईयर की गज़ल है। वाह। अब मुझे बताएं कि मैं किस बात पे करूं कि जी मैं सीख के शायर बनूं। तो पूरी सुनाए ना जी। इतने चुपचाप के रस्ते भी रहेंगे लाइल्म, छोड़ जाएंगे किसी रोज़ नगर शाम के बाद, मैंने ऐसे ही गुनाह तेरी जुदाई में किए, जैसे तूफ़ान में कोई छोड़ दे घर शाम के बाद। शाम से पहले वो मस्त अपनी उड़ानों में रहा, जिसके हाथों में थे टूटे हुए पर शाम के बाद, लौट आए न किसी रोज़ वो आवारा मिजाज, खोल रखते हैं इसी आस पे दर शाम के बाद। वाह वाह, क्या खूबसूरत कलाम। थोड़ा बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। बचपन कहाँ गुजरा, कैसा गुजरा? जंग में मेरा शहर है अबाई, और समनाबाद महल्ले का नाम है, चंदावाला भी उसे कहते हैं। बचपन उदास भी था, अकेला बच्चा था मैं, फिर बीमार हो गया किसी वजह से, बहुत शदीद कमज़ोर वीक बच्चा, सूखा सड़ा हुआ बेचारा। फिर लेकिन शरारती में था, आप ये कह लें कि उदासी गालिब थी। क्यों? अकेला था, फिर मेरे माँ बाप कुछ अरसा 2-4 साल अलहदा रहे, मैं वालदा के साथ रहा, तो उससे जो जुदाई थी वालिद की, वो उसने भी बड़ा इफ़ेक्ट किया। बाद में इकट्ठे हो गए खैर, तो मुझे फिर कुछ लगता है कि जैसे मेरी माँ की उदासियों का भी मेरे ऊपर असर था। मुझे ये भी लगता है मेरी माँ भी उदास तबीयत की खातून थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बड़ी ज़ीरक और दाना थी। मेरे वालिद से ज़्यादा उनके पास दानाई थी, वह उनमें मासूमियत थी वालिद में, बड़े नेक आदमी, भोले। बचपन की कोई शरारत या वाक़या जो आज भी याद हो? निशाने बड़े अच्छे थे हमारे, रात को निकलना मोहल्ले में दूसरे में, तोड़ के बल्ब उड़ा देना गुलेल से। हाँ, ये बाकायदा एक मिशन होता था, या किसी की चारपाई उठा के दूसरे मोहल्ले में छोड़, रात लोग ना बाहर सोते थे। हमने 2-4 दोस्तों ने ये मिशन बनाया हुआ था कि इस गली का बंदा उस गली में बेदार हो, और जो वहाँ का है वो इस गली में बेदार। ये वक्त इस तरह रोने का तो नहीं, लेकिन क्या करूं, मेरे सोगवार अब आए। बदल गए मेरे मौसम तो यार अब आए, गमों ने चाट लिया गम गुसार अब आए। ये वक्त इस तरह रोने का तो नहीं, लेकिन मैं क्या करूं कि मेरे सोगवार अब आए। अब ये आपको मैं बताऊं, हमारा कल्चर एक है, आपका भट्टियों का हमारा सारा जंग और हाफजाबाद और ये सारे जो है रहता है। यहाँ पे मुकान जो है, जो पुरसा है, वो चाहे 10 साल बाद भी आए ना, तो ढा निकल जाती है दोनों घरों की। ये मेरे उस तजर्बे से निकला हुआ शेर। इसी से जान गया मैं कि वक्त ढलने लगे हैं। शाह जी ये तो सुना दें। इसी से जान गया मैं कि वक्त ढलने लगे, मैं थक के छाँव में बैठा तो पेड़ चलने लगे, मैं दे रहा था सहारे तो एक हजूम में था, जो गिर पड़ा तो सभी रास्ता बदलने लगे। न मारते हैं मुझे और न जीने देते हैं, न मारते हैं मुझे और न जीने देते हैं, ये कैसे सांप मेरी आस्तीन में पलने लगे। वो क्या वाक़या था कि जब आप अपने 150 निंजा साथियों को लेके एक मशहूर अखबार के दफ्तर के बाहर पहुंच गए? मैं नया यहाँ पे लाहौर आया, और मुझे लाने वालों में एक जो थे वो रज़ा सुहेल, अल्लाह जन्नत नसीब करे, नज़ीर नाजी साहब के भाई, अली अकबर अब्बास, अली असगर अब्बास के भाई, सबसे छोटे। तो मैं एक उसी अखबार के एक जंग वंडर शो हुआ, जंग से मैं आया यहाँ। तो यहाँ पे एक कोई और भी आ गया जिसने कहा यार ये तो मशहूर हो गया तो मैं भी हो जाऊँ। उसने उस एक सहाफ़ी को, जिसका मैं नाम नहीं लेता, उसको फ्रिज दिया
मेरे खिलाफ खबर लगवा दी कि ये जाली है। जाली वो था जिसने लगवाई मेरे खिलाफ। मैं बड़ा दुखी हुआ, मैंने कहा ये इतना बड़ा अखबार है और ये मैं तो मेहनत कर करके मर गया हूँ, मैं ही तो असली हूँ, तो मेरे खिलाफ ये खबर लगा दी। मैं जाके रोया उस दोस्त का, रजा सुहैल, उसने कहा ये इसने फरेजली है। उसने मुझे बताया ये हमें पता है मुखबरी है और इसने बॉक्स बना के तेरी खबर लगाई है, इसका मतलब हो, मुझे पता ही नहीं था। उसने इसका मतलब होता है नुमाया, प्रोमिनेंट करना, किसी खबर को हाईलाइट करना, खसूसियत देनी। तो तुम यूं करो कि मालिक से मिलो। मैंने कहा यार वो तो कैसे मिलेंगे? कहते हैं वो मिलेंगे ऐसे कि तुम कोशिश करो, पहुंचो, टीमा शीमा शागिर्द इकट्ठे करके आओ वहाँ से। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वहाँ क्लास मेरी होती थी सैकड़ों की। मैंने 2-3 बसें भी दे देते थे, पर वो सारे दोस्त थे यूनियन वाले भी, उनको ले, मैं यार उनके भी फंक्शनों पे जाके मैं कर आता था ना, कहीं उन्होंने डेमोस्ट्रेशन करनी है तो मैंने कहा यार 2-3 बसें दे दो, उनको ले जाओ। बसें भरी, आ गए। वो नीचे उनकी नई मर्सिडीज़ खड़ी हुई थी, तो उसने तो ये बताया था कि वो मर्सिडीज़ हो तो समझो बॉस हैं, ना हो तो समझो। अब गार्ड जो थे, मैंने कहा भाई ये वो मैंने मिलना है उनसे। उन्होंने कहा वो तो नहीं है। मैंने कहा गाड़ी खड़ी हुई। उनका नहीं, गाड़ी दूसरी पे निकल गए। मैंने कहा फिर ये मैं तोड़ रहा हूँ। मैं उधर आ गया ना, वो सारे, उनको वर्दियाँ भी पहनी हुई थी उन्होंने वो अपनी ब्लैक जो है हमारी। तो उन्होंने कहा नहीं, फ़ोन पे उन्होंने कहा यार भेजो, एक दो, सबको ना भेजो, 1-2 बंदे जो हैं, अकेला आ जाए कोई लीडर टाइप जो भी इनका है, चौधरी है, तो उसको भेज दो। तो मैं और एक साथ मेरे शागिर्द जो सीनियर था वो हम चले गए ऊपर। तो वो उन्होंने पूछा क्या बात है? मैंने कहा जी फलां आपके साफ़ी ने मेरे खिलाफ गलत खबर लगाई और मेरा तो सारा करियर उसने तबाह कर दिया। बुला लिया उसको, क्या आओ भाई इधर ज़रा बताओ। मैंने कहा सर इसने वो फ्रिज लिया। कहते कैसे आप कह रहे हैं? मैंने कहा बॉक्स बनाया उन्होंने, इनको बॉक्स का भी पता है, सुन रहे हो, उसकी मालिश की। मुझे वो कहने लगे देखो यार, पहले वो आए थे यूनियन वाले स्टूडेंट फलां, वो हमारे खिड़कियाँ दरवाजे तोड़ गए। तो अब आप तो पढ़े लिखे आदमी लगते हो, स्पोर्ट्स मैन हो यार, आप भी हमारी खिड़कियाँ दरवाजे तोड़ोगे? मैंने कहा सर नहीं, हमारा तो हाथ बांह का काम है हम तो लत बांह वाले बंदे हैं, हमारा वो खिड़कियों का नहीं है, हम टांग हाथ ये इसे। तो वो उसने मज़ा लिया हाथ से। वो उन्होंने नहीं यार इनका पूरा फुल लगाओ, ये हमारे हीरो हैं, हमारे प्यारे हैं ना। बड़ी मोहब्बत से उन्होंने, उनकी मेहरबानी, बड़े आदमी थे ना जी, तो उन्होंने इतनी मेरी उसकी कंपनसेशन की कि जो बहुत बड़ी कंपनसेशन थी। आपने हीर फरत बादशाह लिखी, वारिस शाह ने हीर लिखने में क्या कसर छोड़ दी थी कि आपको लिखनी पड़ गई? ये हीर वो वाली कहानी, मोहब्बत की कहानी नहीं है, किरदार वही है। हीर है उसमें, जोगी है, रांझा है, लेकिन उसके बाद ये एक्चुअली हमारे आज के समाज की कहानी है। तो शाह जी इसके साथ हमें कुछ चंक सुनाएंगे तो हमें समझ आएगी जी, है ना। मैं फिर पेश करता हूँ, मैंने एहतियातन रखी हुई है पास। हीर आख्या जोगिया बोल भैड़ा, हीर आख्या जोगिया बोल भैड़ा, कलमकार क्यों कलम फिरोश होया। सच सोचियां सोच ना पै पल्ले, अकल गई ते बंदा बेहोश होया। सच सोचियां सोच ना पै पल्ले, अकल गई ते बंदा बेहोश होया। कोई परख पड़चौल दा होवे लुंबड़, कोई माड़ा मशूम खरगोश होया। जिथे मीडिया मौत मजीद होवे, उत्थे हीर दा दस की दोष होया। तो ये इस तरह का इसमें सारी पैसे दी खेड़ पे जापदी है, भावें टीवी रिसाले अखबार होवन। सारी पैसे दी खेड़ पे जापदी है, भावें टीवी रिसाले अखबार होवन। सज्जी मार के खब्बी भी दे मारन, खबरी होवन या कालम निगार होवन। जेड़ी गल दा फायदा खरीद लईए, सौदे सलफ दे खुले बाजार होवन। जेड़ी गल दा फायदा खरीद लवीए, सौदे सलफ दे खुले बाजार होवन। निक्के वड्डे ज़मीरां दा मुल पमदा, बेज़मीरी तू लोकी निसार होवन। पिछले दिनों आपका एक कलाम कदी आ मिल सावल यार वे बहुत हिट हुआ, बहुत कम लोगों को पता है कि ये भी आप ही का ही लिखा हुआ जी। और मैं इसकी धुन भी मेरी बनाई हुई, बल्कि अब तो मैंने इसकी नई धुन बनाई है। मुशायरों में लोगों ने पूछना शुरू किया। वो धुन जो है वो कंसर्ट की थी और वो रियाज अली खान साहब से होती हुई पूरी दुनिया में फिर फैली। जावेद बशीर ने गाया, फिर तो दुनिया ने गाया इसे। और क्रेडिट तो देते नहीं लोग। एक वो ड्रामे में किसी ने, वो कराची का कोई था, तो उन्होंने चला के, मैंने उन्हें बोला भी यार शायरों को रॉयल्टी दिया करो, इजाज़त तो ले लेते।
उन्होंने कहा असी तो ले ली हुई इजाजत। तो ज़रा ये अगर आप हमें तरन्नम के साथ ज़रा गा के सुना देना ज़रा। कदिया मिले सांवल यार वे, कदिया मिले सांवल यार वे, कदिया मिले सांवल यार वे, मेरे लूनू चीक मेरे लूनू चीक पुकार वे, कदिया मिले सांवल यार वे, कदिया। वाह 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 वाह, आप इतना अच्छा गा लेते हैं, ये क्लासिकी मौसीकी सीखने का ख्याल कैसे आया? ये भी मेरे बचपन का ही रोग है, शौक था बड़ा। असल में शौक तो था अच्छा गाना सुनने का, और अच्छे गाना सुनता सुनता क्लासिकी मौसीकी सुनी तो अच्छी लगी, लेकिन पता चला कि ये जब तक सीखूंगा नहीं ना ये नहीं समझ आएगी। आपका एक और कलाम आजकल बहुत हिट हो रहा है, असी लख नमाजा नीतियाँ असी सजदे कीते लख, ये भी सब लोगों को नहीं पता कि ये आपका कलाम। असी डाढे औखे साल अभी साडे सीने दे विच किल, इत्थे दिलां दे विच जख्म होवन, साडे जख्मां दे विच दिल, कदी आपे पट्टियां बन लवीए, कदी आपे लवीए छिल, और असी जमदियां नाल दे घाबरे, असी किस्मत नाल खफा, असी मिट्टियां दे विच खिड़दे, असी टुरदे धूड़ उड़ा, असी भोले वांग कबूतरां, असी पागल वांग हवा, सानू याद किसे ने की रखना जद भुल गया आप खुदा, और 10 फरत शाह असी की करिए साडा कोई ना लावे मुल, असी नाजां पल्ले मापियां दे अज गए मिट्टियां विच रुल, इंज हंजू साडी अखियां चों जिवें मोघे जावण खुल, और इंज हासे साडे होठां ते जिवें कब्रां उत्ते फुल। नौजवान शायरों में से आपका अपना पसंदीदा शायर कौन है? ज़ैन शकील, बहुत अच्छा गुजरात का लड़का है, बहुत खूबसूरत शायर, उसके 2 शेर सुना दूं आपको? हाँ ज़रूर ना। नोचती थी बदन तेरी यादें, उनके नाखून कतर दिए मैंने, अब तुझे सुबह तक सताएगी, रात के कान भर दिए मैंने। बहुत खूबसूरत शायर है, असली शायर है, हकीकी शायर है। भूख इंसान का किरदार बदल देती है, सर वही रहता है, दीवार बदल देती है। वाह, ये भी ज़रा सुना दीजिए ना। भूख इंसान का किरदार बदल देती है, सर वही रहता है, दीवार बदल देती है, वो भी सरकार ही है जो किसी वक्फे के बगैर जब ज़रूरत पड़े सरकार बदल देती है। और रूह का रिश्ता भी होता है, हुआ है साबित, वो मेरा सोच के रफ्तार बदल देती है, और शाम गिरिया मेरे ओहाम तलक रोज़ाना, यानी शाम गिरिया मेरे ओहाम तलक रोज़ाना, जाते जाते हुए 2-4 बदल देती है। दुख में भी लोग बदल जाते हैं मौसम की तरह, और गरीबी भी कई यार बदल देती है। आशियाने को बसाने का अगर सोचता हूँ, बदनसीबी दरो दीवार बदल देती है, और मौत बढ़ती है मेरी समत मुकद्दर बनकर, ज़िंदगी जब मेरे आसार बदल देती है। और ये फ़कत दिल ही नहीं है कि मैं इल्ज़ाम धरूं, ज़िंदगी भी तो सरोकार बदल देती है। और हाँ, मगर इसके लिए शर्त है शायर होना, हाँ मगर इसके लिए शर्त है शायर होना, शायरी सीग़े इजहार बदल देती है। वाह वाह। आप जब कहीं जाते हैं मुशायरों में या किसी और महफिल में, फैंस किस गज़ल की सबसे ज़्यादा फरमाइश करते हैं? कि बदल गए मेरे मौसम तो यार अब आए, इसकी फरमाइश। फिर वो जो है कि ये जो आंसू हैं कहीं उसकी निशानी तो नहीं, देख लेना कि किसी दुख की कहानी तो नहीं, ये जो आंसू हैं कहीं उसकी निशानी तो नहीं, ये हो गया। फिर शाम के बाद की तो हो ही जाती है, लेकिन सहरा ख़रीद लाए हैं कि हो जाती है। यानी आ लगा जंगल दरो दीवार से, लग रहा है शहर के आसार से, आ लगा जंगल दरो दीवार से।
ये तो सारा बाजुओं का खेल है, शहर आगे कटती नहीं तलवार से। आपकी जो मशहूर ज़माना गज़ल है शाम के बाद, इसका भी कोई नया वेरिएंट आया? इसके मैंने ये मेरी 3 किताबें हैं। पहली मैंने लिखी तो फिर चैलेंज लिया मैंने कि ये दोबारा मैं नहीं इस तरह का, तो इसकी 4-5 वर्जन है नए। मैं उनमें से कुछ 2-2 4-4 शेर आपको सुनाता हूँ कि जिस कदर भी हो बपा आलम हूँ शाम के बाद, मुझको हर समत नज़र आता है तू शाम के बाद, अनगिनत यादें तेरी ख्वाब तेरे लातादाद, आके करते हैं मेरे दिल में वज़ू शाम के बाद, और दिल किसी हिजर के सहरा की तरफ खुलता है, तेज़ हो जाती है इस शहर में लू शाम के बाद। और एक दूसरा वर्जन देखिए कि मुझको हर रोज़ ये होता है गुमा शाम के बाद, आज हर हाल में जल जाएगी जान शाम के बाद, और रात भर गम के मुसल्ले पे पड़ा रहता हूँ, हिजर देता है तेरा जब भी अज़ां शाम के बाद, ऐसी बर्बादी कभी देखी ना होगी तुमने, न कोई राख न शोला न धुआं शाम के बाद, अपनी तस्वीर रखूं रात की अलमारी में, कोई तो मेरा भी रह जाए निशान शाम के बाद। और एक और 2-3 शेर के, वो जो टल जाती रही सर से बला शाम के बाद, कोई तो था कि जो देता था दुआ शाम के बाद, आहें भरती है शबे हिजर यतीमों की तरह, सर्द हो जाती है हर रोज़ हवा शाम के बाद। मैंने तन्हाई से पूछा कि मिलोगी कब तक, उसने बेचैनी से फ़ौरन ही कहा शाम के बाद, लौट आती है मेरी शब की इबादत खाली, जाने किस अर्श पे रहता है खुदा शाम के बाद। वाह 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 वाह। पुरतकल्लुफ़ अंदाज में हमारी खातर तवाज़ो की। क्या शेर भी चोरी हो जाते हैं? आजकल तो मैंने लगता है कि शेर ही चोरी होते हैं। यानी जिन लोगों को ये पता था ना कि इस पे ना तो कोई पर्चा कटना है, ना कोई केस बनना है, ना सजा होनी है, उस सारे शायरों ने लग गए हैं शेर चोरी करने। शेर यानी चोरी करना समझते हैं कि सवाब का काम है। कुछ हमारे नौजवान शायर बिलखसूस जो स्टूडेंट्स हैं, ये जब किसी बड़े शायर के पास जाते हैं कि ये हमने एक नज़म लिखी है या गज़ल लिखी है तो इसकी नोक पलक संवार दें, तो बाद में पता चलता है कि वो जो उनका शेर था, उनकी जो ज़मीन थी, उसको उस जो सीनियर शायर साहब हैं वही ले उड़े हैं। ये वही है, एक इक्का दुक्का कबीला है ये, एक ना चंद लोग हैं, ये हर बंदा ऐसे नहीं होता कि वो ले उड़े। लेकिन इन वो मैं क्या कहूँ कि ये बस वो एक ही वो है, एक गिरोह है, जत्था है जो इस काम पर लगा हुआ है। बाकी तो लोग बड़े गैरतमंद हैं, बाज़मीर असाज़ हैं। फ़रत अब्बास शाह के साथ उनके दफ्तर भी गए। फ़रत अब्बास शाह के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। शाह जी, शायरी करते करते, मार्शल आर्ट करते करते, किताबें लिखते लिखते ये रेडियो और टीवी का हिस्सा कैसे बन गए? शायरी और मार्शल आर्ट तो चलो ना सही, लेकिन आप देखें स्पोर्ट्स वाले भी कमेंटेटर तो बैठे होते हैं रेडियो पे, टीवी पे, एक्सपर्ट्स भी आते हैं। लेकिन ये चूँकि मैं शुरू से ही मेरा जो एक था ना जी अंदर एक फ़नकार, मसलन मैंने ड्रामों में काम किया, बज़्म अदब से तरबियत हुई है, जिसमें कोई ना कोई खाका या कोई एक कलाम में इकबाल पढ़ना या इस तरह की हमारी एक्टिविटीज़ थी। तो कॉलेज के ज़माने में मैं बाकायदा मैंने स्टेज शो किए हैं, जो कॉलेज के 4 साल प्राइज़ भी लिए उनमें, और इसी तरह शहर में कुछ होते थे ड्रामे जैसे, स्टेज शो से मुराद ड्रामे, ये मैंने किए। तो वो एक फ़नकार आर्टिस्ट, मौसीकी से भी शौक़, तो आना तो इधर ही था, रेडियो टीवी की तरफ ही आना था। इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस थ्योरी के तहत आपने हज़ारों घरानों को
अपने पाँव पर खड़ा होने में मदद दी, बल्कि 10,000 से ज़्यादा घर तो आपने बनवाए, यानी उनको सस्टेन किया, जो फैमिलीज़ को, जी जी, उनको बिजनेसेस शुरू करवाए और अल्हम्दुलिल्लाह वो पार्टनरशिप की बुनियाद पर थे। और जो होता है ना जी, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, जो अभी तक कोई हमारे बैंक्स नहीं तैयार होते जो इस्लामिक हैं, तो वो मैंने इस तरह के सिस्टम डिज़ाइन किए। और उसमें आपको भट्टी साहब बताऊं कि जो मिस्र के प्रेसिडेंट थे मुर्सी साहब, वो मेरे इस सिस्टम को अपने मुल्क में राइज करना चाहते थे। फिर मुझे यहाँ से बुलाया गया बतौर सदारती मेहमान, और हमारे एम्बेसी ने मुझे उस वक्त कहा कि यार अपना ये विज़िट है हमारे खाते में डाल दो। मैंने कहा यार और क्या चाहिए, अगर मेरे वतन के खाते में डालते, मैं तो पाकिस्तान के। तो मैंने कहा आप लिखें कि मैं आपने मुझे आपके ज़रिए बुलवाया गया है यहाँ पे, मुझे खुशी होगी इस बात की। और उन्होंने खैर मेरी बड़ी इज़्ज़त की, आओ भगत की एम्बेसी ने। और वो चाहते थे अगर ये उनकी गवर्नमेंट ना जाती, मैं उनसे मिलना था, तो तुर्की का उस वक्त कोई वाइस प्रेसिडेंट शायद वहाँ पे मीटिंग हुई, तो वो इमरजेंसी नहीं मिल पाए। लेकिन इंजीनियर खैरातुल शातिर जो अखवानुल मुस्लिमीन के हेड थे, बहुत अरसा जेल में भी रहे, फिर वापस आए और बहुत बड़े लीडर वो समझे जाते हैं। और फिर उनकी मिसेज़ मुर्सी साहब की, सदर की मिसेज़ के साथ, और ख़वातीन जो थीं, इख्वातुल मुस्लिमीन जो थीं, उन लीडर्स, उनके साथ मेरी मीटिंग्स रहीं। फिर मैं उनके बैंकर से मिला, उनके इलाकों में सर्वे किए, बिजनेसेस देखे, अपॉर्चुनिटीज़ देखी। तो मैं भी हो गया था कि चलें एक मुल्क में मेरा सिस्टम हो जाएगा राइज। और वो भी खुश थे, मुतमईन थे, वो करना चाहते थे, लेकिन फिर उनकी वो गवर्नमेंट उस तरह हटा दी गई, तो ये नहीं हो सका। इस आप अपना कौन सा शेर ऐसा है जिसे खुद भी अक्सर गुनगुनाते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं? आजकल गुनगुना रहा हूँ कि कह रहे हैं और ही कुछ हुक्मरां, शहर की अपनी कहानी और है। आजकल ये उतर ही नहीं रहा, ना जहन से उतर रहा है, ना ज़बान से उतर। आपकी ज़्यादातर शायरी हिजर, फराक और शाम के इर्द गिर्द ही घूमती क्यों है? मुझे लगता है कि जैसे ये जो शाम है, ये कहीं मेरे अंदर बसेरा कर चुकी हुई, उदासी। और मैंने, लेकिन भट्टी साहब यकीन करें कि ज़ाहिर से कभी जो शायरी वाला फ़रत अब्बास शाह है, मैंने उसको कभी नज़दीक ज़ाहिर से तो उसकी झलक ही नहीं आने दी किसी को। वजह ये है कि मुझे बचपन से ही अंदाज़ा हो गया था कि लोग जो है ना, वो आपको वहीं पे मारते हैं जहाँ पहले से ज़ख्म होता है। बाद आंखों के मेरा दिल भी निकाला उसको शक था कि मुझे अब भी नज़र आता है। ये तो सुना दें। इस तरह शहर में अब खौफ ख़तर आता है, जिस तरह सुबह का भूला हुआ घर आता है। बाद आंखों के मेरा दिल भी निकाला उसने, उसको शक था कि मुझे अब भी नज़र आता है। आप कहते हैं कि जॉन एलिया अच्छा शायर है लेकिन बड़ा शायर नहीं है, लेकिन दुनिया तो उनकी दीवानी है। अच्छा, दुनिया बेचारी जो उनकी दीवानी है, एक तो वो इन्फ्लुएंस हुई दुनिया जो उनकी दीवानी है, सारे तो नहीं है दीवाने। और ये एक पूरी सोची समझी एक स्कीम के तहत उनको इतना वो अजीम बनाने की कोशिश की गई है, जो कि अब अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम हो गई। उसकी वजह यह है कि आपको पता होगा कि इंडिया में इकबाल को कोर्सेज से निकाला जा रहा है, और काफ़ी जगहों से निकाल दिया है निसाब से इकबाल को। वो जो दुनिया भर के निज़ाम को गड़बड़ करने वाले फोर्सेस हैं, ताकत हैं जो गड़बड़ करने वाली, वो इस तरह की सोशल चेंज के नाम पर हमें आहिस्ता आहिस्ता हमारी मौसीकी बर्बाद की उन्होंने। अब शायरी की तरफ आ गए। वो नहीं चाहते कि इंसान जो है वो उनके गाहक के अलावा भी, कंज्यूमर के अलावा भी कुछ रहे, सोचने समझने की उसमें कोई काबिलियत। तो वो उन्होंने इस तरह के लोगों को आइडियलाइज बनाने की कोशिश की है। तो मैंने तो सच बोला कि शायर तो वो हैं, क्योंकि उनकी जो एबनॉर्मेलिटी थी वो कहीं ना कहीं शायराना भी है, और बड़े ख़ानदान के फ़र्द थे, बड़े उलमा के घराने से उनका ताल्लुक़ था। लेकिन वो 10 गज़लों वाले शायर को मैं 10 भी मैं मोहब्बत से कह रहा हूँ, 2-4 गज़लें, 5-7 शेर, तो उसको मैं कैसे कह दूँ कि वो अजीम शायर हैं, ये बड़े शायर अच्छे हैं, ये भी बड़ी बात है। मैं तो जो अच्छा नहीं है, अब जैसे मिसाल के तौर पे जो इफ्तिखार आरिफ हैं, इनके मैंने वो शेर का ऑपरेशन किया कि इनको, जिस बंदे को लफ्ज़ की तहजीब का, लफ्ज़ की सकाफ़त का इदराक नहीं है, वो अपने आप को शायर कहने का हक़ नहीं रखता।
और मैं अब लोगों को बता रहा हूँ कि ये इस तरह के लोगों ने हमारी जवानियाँ खाई हैं, शायरों की जवानियाँ खाई। इफ्तिखार आरिफ साहब ने पहली दुश्मनी इनकी पता चली थी हमें उनके अहमद फराज साहब से। अच्छा जी, वो कैसे? इसलिए कि उन्होंने बताया कि ये आदमी ये चाहता है कि मैं मर जाऊं। तो आपकी जवानी कैसे खा गए? लेकिन अब मिसाल के तौर पे मेरा जो काम मैंने आज से 20-30 साल पहले किया, उस वक्त भी वो इतना ही था। मैंने तो अभी 20 साल बाद, 17 साल बाद मेरी किताब आई कि वो काम अगर आपको जो अदारे हैं पाकिस्तान के, जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, वो उसको अप्रिशिएट करते, शाबाश देखे कि यार हमारा नौजवान इसने किस तरह का शेर, कैसी नज़में लिए कह गया, दुनिया को दिखाते। ये तो कह रहे थे हमारे अलावा नज़र फरत अब्बास शाह सामने बैठा नज़र आ गया तो हम तो दब जाएंगे, हम तो नज़र ही नहीं आएंगे। आप ये भी कहते हैं कि तहजीब हाफी और अली ज़रियून को शायरी नहीं आती, हालांकि वो तो सोशल मीडिया पर अपनी मकबूलियत की इंतहाओं पर। अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊं कि जब भी कोई सवाल, मैं इन लोगों के बारे में ज़ाती तौर पर बात नहीं करना चाहता। उसकी वजह यह भट्टी साहब कि ये इनके बेचारों का लेवल ही कोई नहीं है। वैसे इंसानी सतह तो सबके मैं इज़्ज़त एहतराम करता हूँ, मुझसे ये नेक होंगे, अल्लाह के बरगज़ीदा हस्तियाँ हो सकती हैं, मेरे से बेहतर हैं, लेकिन शायर हैं ही नहीं। इनकी तो मैं जो इनके लिए लफ्ज़ आज आपके प्रोग्राम की पाकीज़गी की वजह से वो मैं नहीं बोलता कि ये कौन से शायर हैं। सस्ती जज्बातियत में लिथड़े हुए ये इनके ख़यालात हैं। तो फिर मुशायराबाज, मुशायरे की लत, ये जो एडिक्शन है, ये तो फिर बिल्कुल बंदे को फुस कर देती है। तो ये वो बेचारे ये शायर शुरू, मुझे बताएं लफ्ज़ जोड़ने से कैसे बंदा शायर हो सकता है। अब ये पैसों के लिए इतनी लंबी इनकी ज़बानें बाहर आई होती हैं और ये ऐसे से हाँफते कांपते मुशायरों के पीछे भाग रहे होते हैं। तो वो क्या इंसान है जो अंदर से ये दिन रात सोचता रहता है मैं फ़लाँ मुशायरा पढ़ूँ। शायर को ये इतना वक्त होता है शायर के पास कि वो सोचता रहे कि उसको फ़ोन करूँ, मुशायरा ये ना मिस हो जाए, क्योंकि ये कमज़ोर और खौफज़दा लोग हैं। इनको ये होता है 2 मुशायरों में ना गए ना तो लोग हमें भूल जाएंगे, क्योंकि शेर की बुनियाद पे तो कोई इनको याद रखता ही नहीं। अगर अली ज़रियून और तहजीब हाफी को रेट किया जाए तो दोनों में से कौन बेहतर है? ये दोनों एक दूसरे से ज़्यादा बुरे हैं। इनको अगर इनका बेहतरी तो है ही नहीं, कहाँ पे बेहतरी है मुझे बता। लेकिन शायरी के साथ कोई करे खिलवाड़ तो ये ऐसा इंतकाम उससे लेती है, बीच चौराहे में उसको नंगा करती है और दुनिया में जलील और रुसवा करती है ये शायरी। मैं कई आपको ऐसे शायर बता सकता हूँ जिन्होंने शायरी से मजाक किया और फिर दुनिया ने उनका ढोल बजाया। ये शायरी इनसे एक्चुअली इंतकाम लेना शुरू कर चुकी है, क्योंकि इनके पास जो ख्याल जो पेश कर रहे हैं, जो बता रहे हैं लोगों को, उसका सामने से इनको नफ़रत होना मिलनी शुरू हो गई है। किसी को उसके शेर के जवाब में नफ़रत मिलना शुरू हो जाए तो इससे ज़्यादा कोई किसी की क्या कहूँ तजलील और तज़ीक हो सकती है, किसी की बदनसीबी में लफ्ज़ बुनियाद। तो क्या बदनसीबी इससे ज़्यादा हो सकती है कि उनको नफ़रत, आगे लोग नफ़रत करते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि ये शायर जीन पहना करो और जुराबें उतार दिया करो और तस्वीर तुम्हारी ये है और बिस्तर में फ़लाँ है। शेर मैं आपको सुनाता हूँ कि जिस तरह शहर से निकला हूँ मैं बीमार तेरा, ये उजड़ना है कोई नकल मकानी तो नहीं। 10 सालों से 20 साल हो गए इस शेर को लिखे हुए, 20 से भी ज़्यादा। लोगों के दिलों से उतर ही नहीं रहा और ये है अता। मैं इस पर लाख चाहूँ, मैं ये तो कह सकता हूँ कि रब का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे ये अशार अता किए, ये नज़में, ये लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैं शेर लिख लिया, क्योंकि मेरे औकात ही नहीं, मेरी हैसियत ही नहीं कि मैं ये कहूँ। ये तो उतरेगा और ये तो वैसे ही एक दूसरे की कॉपी करते रहते हैं। आप इनको मैं 100-200 शायर ये दिखा सकता हूँ, वो उसका शेर उठा लेता है, उसके पीछे चल पड़ता है। शाह जी, ये जो आप कहते हैं कि मुशायरों का कल्चर है, तो मुशायरों में भी अपने मनपसंद शायरों को लेके जाया जाता है? अब तो ये माफियाज तो पुराने हैं, मनपसंद भी चलता था, लेकिन कहीं कहीं म्यार का ख्याल रखा जाता था। अब भी बहुत कम रखा जाता है अब भी। मसलन हम रखते हैं खुद, हम कहते हैं यार अच्छा शायर है ना उम्र है, ना इलाका, ना जगह, ना कोई ताल्लुक दोस्ती, नहीं, अच्छे शायर को ले आए। मैं उसकी मिसाल भी दे दूँगा। अच्छे मुशायरे हैं, लोग अब सोच रहे हैं कि यार कुछ बदलें करें, लेकिन ये जो गैर शायर है ना, जिनका मकसद मुशायरों से शोहरत हासिल करके कुछ बेचारी कुछ मासूम सी ख़वातीन को धोखा देना
या पैसे कमाना या वहाँ जाके पूरी दुनिया की टिकटें लेके आसूदगी महसूस करना, फिरना, जिनका इनका मकसद यहाँ तक मैं कहता हूँ कि अगर शायर अपने घर बार चलाने, रोटी के लिए मुशायरा पढ़ लेता है ना, तो ये भी एक खूबसूरत अमल है। लेकिन जो ये कहते हैं ना कि यार उसकी रोटी मैं छीन के मैं ही पढ़ रहा हूँ और मैं वो शायर वो अच्छा हो, ये कमज़ोर हो, तो ये जुर्म शुरू हो जाता है। ये फिर इसे मैं समाजी जुर्म कहता हूँ। फरहत अब्बास शाह के साथ हल्की फुल्की गुफ्तगू भी हुई। शादी थोड़े लाइटर क्वेश्चन हो जाए। शादी पसंद से की या अरेंज मैरिज? समझें कि दोनों, अरेंज भी और पसंद भी है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। आपके नज़दीक मोहब्बत क्या है? मोहब्बत ईमान है, मोहब्बत जहान है, मोहब्बत कायनात है। मैंने तो इतनी नज़में लिखी हैं। ज़िंदगी में दिल कितनी बार टूटा? जो मोहब्बत वाला दिल है, मैं भट्टी साहब, मुझे लगता है कि मोहब्बत दूसरी बार नहीं होती बंदे की। मेरा अपना ये ख्याल है। ख़वातीन को हसीन होना चाहिए या ज़हीन? मैं आपको बताऊं, अगर ख़ातून ज़हीन नहीं है ना, तो उसकी शक्ल और सूरत बेहतर भी होगी तो वो उसके खूबसूरत बज़ाहिर नकूश भी डल होते जाएंगे। मैं अपनी राय दूँ, जो ज़हीन औरत है ना, वो उसका हुस्न, उसकी खूबसूरती उसके नकूश पर हावी हो जाती है। सुबह जल्दी उठने के आदी हैं या देर तक सोना पसंद करते हैं? अच्छा, हम शायर, तो आपको पता है रात को देर से सोने की आदत ज़्यादा फ़नकारों को होती है, मुझे भी है। लेकिन मैं चूँकि और तरह का शायर हूँ, मुझे अगर मिसाल है, अब मैं यहाँ पे मेरी ड्यूटी जो है वो शुरू हुई है, तो मैं 7 बजे मेरी आँख खुल जाएगी। अगर मैंने सोचा है, निंजा हूँ ना, मैंने सोचा है कि मैंने सुबह 7 बजे उठना है, तो मैं 7 बजे उठूँ। वाह। कोई अलार्म की ज़रूरत नहीं। फुर्सत के लम्हात में क्या करते हैं? फुर्सत के लम्हात में मैं पढ़ता हूँ, मौसीकी सुनता हूँ और फिल्में देखता हूँ। कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक पूरी ना हो सकी हो? हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी। कंजूस हैं या शाखर्च? नहीं जी, कंजूसी तो छू के नहीं, खुदा की कसम। कहा जाता है कि शायर बहुत तन्हाई पसंद होते हैं, क्या आप भी तन्हाई? मैं तो घबरा जाता हूँ, अकेला खुदा के सम रहना पड़े। आपका राजदान कौन है? मैं छुपाता ही नहीं कोई शय, आप यकीन करेंगे, मुझसे छुपती नहीं कोई शय। कोई ऐसी नसीहत जो सबको करते हो? पैसा सारा कुछ नहीं है। और दूसरा ये है कि सादा सी बात है कि बंदा खैर का दामन कभी हाथ से ना छोड़। सिग्नल पर खड़े हों तो क्या सोचते हैं? देखता हूँ लोगों को इर्द गिर्द, यही ख्याल ज़हन में आया कि सोचने तो नहीं लग जाता कि ये ना हो, चौकस होना कि इशारा खुल गया और शायर खलोता है बेचारा होते। आपकी सबसे अच्छी आदत कौन सी है और सबसे बुरी आदत कौन सी? अच्छी ये है कि मैं फ्रेंडली हूँ, नफ़रत नहीं करता, और बहुत सारे जो नफ़रतें ना पालता नहीं। गुस्सा आ जाता है, तकलीफ़ भी याद रहती है, लेकिन ये नहीं हुआ कि वह दुश्मनी पाली रखी, वो नहीं है। और बुरी आदत ये है कि रिएक्ट बाज़ औक़ात में जल्दी कर जाता हूँ, नहीं करना चाहिए। सियासत में कितनी दिलचस्पी है? बहुत दिलचस्पी है। उसकी वजह यह है कि सियासत का हर इंसान से इतना गहरा ताल्लुक़ है कि वो उससे बच नहीं सकता। आपका पसंदीदा सियासतदान कौन है? कोई भी नहीं है, काश कोई होता। ये जो शख्सियात जिनके मैं नाम लेने लगा हूँ, आपने इनके लिए एक एक शेर कहना है, उनकी शख्सियत शेर के मुझे मुनासिबत याद से। ना आए तो जुमला दे देना। हाँ, जुमला दे दो। ठीक है, अगर शेर आ जाए तो ज़्यादा बेहतर। जुमला अगर याद आ जाए। फैज़ अहमद फैज़, अच्छे आदमी। अमजद इस्लाम अमजद, मेरे उनसे ना बड़े तल्ख मेरे हकूक़ गसब किए उन्होंने, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। अब चले गए हैं, मैं तो उनकी ज़िंदगी में भी ज़्यादा खामोश रहा, लेकिन मुझे उन्होंने बड़ा जगह जगह डैमेज किया। मुनीर न्याजी, ओहो इश्क, साईं इश्क। उनका ही शेर है ना कि वो जो है, जानता हूँ एक ऐसे शख्स को मैं भी मुनीर, गम से पत्थर हो गया लेकिन कभी रोया नहीं। नासिर काज़मी, अच्छे प्यारे मलूक इंसान, नफीस आदमी, खालिस शायर। अहमद फराज, ऐसा खूबसूरत जो शायर जिसे कहना चाहिए, हम तसर होता है ना कि यार वो शायर है, वो रोमांटिक होगा, वो हसीन होगा, वो इश्क करने वाला होगा, वो ऐसे थे, प्यारे खूबसूरत। जॉन एलिया, जॉन एलिया साहब बेचारे मस्कीन। तहजीब हाफी, अली ज़रियून, वसी शाह प्यारा है, मोहब्बत करने वाला है। मेरे साथ मोहब्बत तो नहीं, लेकिन अदब करता है मेरा, क्योंकि बस वो भी मकसद ये है कि मेरा दिल ये है कि वो उसको बड़ा हो जाना चाहिए था,
कुछ चीज़ें कुछ लोगों से दूर हो जाना चाहिए था। वो बेचारा वो बड़ा नहीं है मेरा, वो प्यार है मुझे, मुझसे कोई गिला नहीं। वसी से मुझे उसने कभी शिकवे का मौका ही नहीं, मोहब्बत करता है, अदब करता है, लेकिन वो बड़ा नहीं हुआ। फ़रत बादशाह? फ़रत बादशाह मस्कीन आदमी है, मज़लूम है, मैं आपको सही बताऊँ। नौशी गिलानी? मेरी बहन है, मैं एहतराम करता हूँ, बेटियों की तरह उसको समझता हूँ। वो बड़ी खूबसूरत, दिल की मालिक, प्यारी, और बड़ा मेरे दिल में उसका एहतराम है। परवीन शाकिर साहिबा मेरी समझें कि पसंदीदा तरीन शायरा, ज़िंदगी में सिर्फ 2 दफ़ा मिला हूँ, और मैंने उनकी मौत के बाद मैंने अपनी किताब उनके नाम की। अहमद फरहाद? अच्छा है भाई, वो उसने बेचारे ने बेवकूफ़ है, उसने गलत तरीके से एहतजाज किया है। उसने यानी शायरी पर सहाफ़त को उसने हावी किया, लेकिन ज़ाहिर है कि अगर कोई बेचारा शायर इस वक्त बोल रहा है कोई, तो मैं ये तो कह सकता हूँ कि यार ज़रा ख्याल से बोल, और ज़रा ये देख के कहीं वो तुम्हारे पीछे तो नहीं कोई। जो हमारे एहतजाज कर रहे हैं लोग, उनको ये पता ही नहीं कि वो कर क्यों रहे हैं। जो पीछे असली जो ताकतें हैं, इंसान दुश्मन, समाज दुश्मन, जो कौम दुश्मन, मुल्क इनको शऊर ही नहीं है कि भाई ये जो हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं ना, पीछे और कोई बैठा हमें लड़ा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शाह जी, आपके साथ सारा दिन गुजारा, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, बहुत अच्छी यादें लेकिन जितना मुझे अच्छा लगा है ना, उसकी भी एक अलग दास्तान है। बहुत शुक्रिया, सलामत रहे।